अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके साथ लेक्चर शेयर कर रही हूँ वह है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इनकम टैक्स लॉ के न्यूमेरिकल में जो प्रोविडेंट फंड का पोर्शन आता है तो आपने उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है, कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं ताकि आपका एग्जाम्स में न्यूमेरिकल अच्छा हो जाए तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रोविडेंट फंड क्या है और हम इसकी किस तरह से इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोविडेंट फंड की डेफिनेशन की। अब प्रोविडेंट फंड बेसिकली कैसा फंड है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की कंट्रीब्यूशन से बनता है। ठीक है, मतलब इसमें जो भी हम अमाउंट डिसाइड करते हैं उतनी अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, उतनी ही एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करता है। और बेसिकली ये बेनिफिट किसका होता है? ये रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। जो हमारा एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है उसको उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे लमसम अमाउंट या डिपेंड करता है सिचुएशन के मुताबिक उसको फिर रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों इक्वली इसको इसमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्शन होती है और एम्प्लॉयर उतना पोर्शन उसमें ऐड अप करता रहता है। टाइप्स की बात करें प्रोविडेंट फंड की, 3 तरह की टाइप्स होती हैं: गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज एंड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड वो होता है जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के अंडर मेंटेन होता है। गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट उसको मेंटेन कर रही होती है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं लेकिन कमिश्नर से उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, अप्रूव नहीं करवाती, तो वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती हैं लेकिन कमिश्नर से उसको बाकायदा से अप्रूव करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं, तो वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो जाता है। इसकी अकाउंटिंग टैक्स ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, चाहे वो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन हो, एम्प्लॉय की हो, या उसके ऊपर जितना भी हमने इंटरेस्ट गेन किया होता है या एक्यूमुलेटेड बैलेंस हमें रिसीट मिलती है, ये ऑलरेडी सैलरी में शामिल होता है। तो जब भी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड आएगा तो आपने इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या करनी है? आपने इसे एग्जेम्प्ट कर देना, मतलब एग्जेम्पशन वाले कॉलम में इसको लिख देना है, क्योंकि इसे हम सैलरी या टैक्सेबल पोर्शन में ऐड नहीं करते। सेम चीज़ अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं लेकिन अप्रूव नहीं होता कमिश्नर के अंडर, उसमें भी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन हो, एम्प्लॉय की हो, इंटरेस्ट पोर्शन हो या एक्यूमुलेटेड बैलेंस रिसीव हो, इसकी भी आपने टैक्स ट्रीटमेंट ये माइंड में रखनी है। इसे एग्जाम्पशन वाले एरिया में कंसीडर करना है, फाइनल टैक्सेबल वाले कॉलम में आपने इसको शिफ्ट नहीं करना। मेन चीज़ जो है वो आपका है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसके जो भी पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। यही टोटली 1-2 पॉइंट्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। इसका जो है वो न्यूमेरिकल में जो भी पोर्शन आता है आप उसको इजीली कर सकते हो। अब इसमें नंबर 1 कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है और कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉय की आ जाए तो वो ऑलरेडी शामिल होता है, तो उसको भी आपने क्या करना है? एग्जाम्पशन क्राइटेरिया में लिख देना है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा अप टू 10% बेसिक सैलरी या 1,50,000, इन दोनों में से जो वैल्यू लेस होगी वो एग्जाम्पशन क्राइटेरिया में जाएगी। सेम चीज़ अगर इंटरेस्ट या प्रॉफिट क्रेडिटेड आ जाए तो इसमें आप देखें ये कितना एग्जेम्प्ट होगा, ये 16% एग्जेम्प्ट होगा या 1/3 सैलरी का, दोनों में से जो कम होगा उसको हम एग्जाम्पशन के तौर पर लेंगे। और अगर रिसीट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस आ जाए तो ये भी ऑलरेडी शामिल होता है, इसको भी आपने एग्जेम्प्ट कर देने। इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए कि कंप्लीट प्रोविडेंट फंड के टॉपिक में आप ये 2 मेन पॉइंट्स याद रखें तो आप आसानी से इसके जो भी न्यूमेरिकल में इसका पोर्शन पूछा जाएगा उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन जो है वो भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। या मैंने एक शॉर्ट सा इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल लिया है। बेसिक सैलरी है, बोनस, डीएनएस अलाउंस, ऑर्डरली अलाउंस, स्पेशल पे, ये सारे इनकम फ्रॉम सैलरी के सेगमेंट हैं। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की मैंने की इलिस्ट्रेशन ली है। पहले 2 की इसलिए नहीं ली कि वो एग्जाम्प्ट में होंगी, उसकी कोई कैलकुलेशन आपने करनी ही नहीं है, आपने सिंपली उसको एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में लिख देना है। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशंस हैं तो इसको प्रॉपरली मेंशन करना होगा, तो इसलिए मैंने इसकी इलिस्ट्रेशन चूज़ किया समझाने के लिए। अब ये जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसमें जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है वो 25,000 है और ये कहा जा रहा है कि सेम अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा जो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट जो प्रोविडेंट फंड पे मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है वो 18% के हिसाब से है 9,000। अब जब इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हमने क्या करना है? हमने टैक्सेबल सैलरी इसकी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा सेक्शन सैलरी का वो अंडर सेक्शन 12
अब बेसिक सैलरी, बोनस, डीएनएस अलाउंस, ऑर्डरली अलाउंस, स्पेशल पे, ये सारे टैक्सेबल, इनको हम टैक्सेबल कॉलम में लिख दिया। जो कंट्रीब्यूशन की है एम्प्लॉय ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, वो ऑलरेडी शामिल है, तो हम उसे एग्जाम्पशन क्राइटेरिया में लिखेंगे। अब जो कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हुई है एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है, उसमें जो मैंने आपको लिमिट्स बताई हैं आपने वो देखनी है, वो याद रखनी है। हमारी पहली लिमिट थी कि 10% बेसिक सैलरी, तो आपने क्या करना है, बेसिक सैलरी का 10% लेना है, वो आएगा 21,600। एक चीज़ याद रखनी है, प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन के लिए बेसिक सैलरी से मुराद बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, ये दोनों ऐड करोगे तो बेसिक सैलरी बनेगी, उसका 10% लिया तो ये 21,600 आया, या 1,50,000। इन दोनों में से जो अमाउंट कम है वो आपकी यहाँ एग्जाम्शन क्राइटेरिया में आएगी, जो 21,600 है। अब जो कंट्रीब्यूशन थी वो 25,000 है और एग्जाम्शन बनी 21,600, तो यानी टैक्सेबल अमाउंट आई 3,400। अब अगर आपका एग्जाम्शन वाला पोर्शन ज़्यादा हो जाता है, कंट्रीब्यूशन कम, तो नथिंग टैक्सेबल होगा। सेम प्रॉफिट जो प्रोविडेंट फंड पे मिला है उसकी रेशियो दी हुई है 18% और ये है 9,000। अब इसकी एग्जाम्शन क्राइटेरिया क्या है, ये 16% एग्जाम्प्ट है, तो 16% के हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 9,000 उसकी अमाउंट डिवाइड करेंगे, जो गिवन रेट उस पर हम ले रहे 18%, मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एग्जाम्शन रेट से 16%, तो इसकी अमाउंट आ गई है 8,000 या 1/3 सैलरी का। अब सैलरी से मुराद वही बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस करोगे, तो जो भी अमाउंट आएगी उसका आपने 1/3 लेना है। 1/3 आ रहा है जी 72,000। अब इन दोनों अमाउंट में से जो कम है वो आपकी यहाँ एग्जाम्शन में आएगी, तो 8,000 कम है वो एग्जाम्शन में आया। प्रोविडेंट फंड प्रॉफिट जो था वो 9,000 था, तो 1,000 आपका क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। देन आपने इस सारे कॉलम का टोटल कर लेना, ये 291,400 ये हमारे पास टैक्सेबल सैलरी आ गई। होप सो कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई टॉपिक आपने समझना हो तो थ्रू कमेंट आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।